है। तो मराठवाड़ा में ही हमेशा ये आंदोलन ज़्यादा सक्रिय रहा है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों पर अगर आएंगे तो वहाँ पे ओबीसी बहुल क्षेत्र है। बीजेपी की बात करें तो उनके कई नेताओं के जो घर हैं वो जला दिए गए हैं। तो इससे दिखाई दे रहा है कि कैसे महाराष्ट्र में इस समय जो है जो स्थिति बन रही है वो काफ़ी चिंताजनक है, जिसको देखते हुए सुप्रिया सुले का भी ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनसे राज्य के गृह मंत्री होने के बाद उनसे राज्य नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं जो मराठा आरक्षण को लेकर जो इस वक्त जंग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है, इसमें जो आंदोलनकारी हैं जिनकी मांगे हैं यहाँ पर मराठाओं के लिए आरक्षण की, तो इस वक्त वो पक्ष विपक्ष राजनीति नेता ये सब नहीं देख रहे, इन सब से पर नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में सुलगी उस मराठा आरक्षण की। दरअसल इस बार जो मराठा आरक्षण की दशा और दिशा है वो बिल्कुल अलग है, और जिस ढंग से जो प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, विधायकों से लेकर के सांसदों तक के घर को कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया। और इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, ये तमाम बैठकें करके कहीं ना कहीं इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कई बयान जारी किए गए और ये कहा गया कि दरअसल इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करवाया जाएगा। विशेष सत्र की बैठक की भी मांग की जा रही है, लेकिन मनोज रजांगे ने जिस ढंग से इस पूरे मामले पर मराठा आरक्षण की इस लड़ाई को छेड़ा है और बीते 25 अक्टूबर के बाद अनिश्चितकालीन वो जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। और दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सभी को निशाना बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर बात करें मनोज पाटिल की, जिन्होंने इस पूरे आरक्षण की जो नेतृत्व को लेकर के शुरुआती समय से 2015 से लेकर के 2023 तक की अगर बात करें तो लगभग 30 ऐसे बड़े आप कह सकते हैं कि उन्होंने आंदोलन किए हैं, जिसको लेकर के सरकार ये बात बखूबी समझ रही है कि अगर ये आंदोलन बढ़ता ही चला गया तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार वो एक बड़ी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में खास करके लोकसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए, क्योंकि अगर आप देखिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं किसी राज्य में तो वो महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं। और वहाँ पर जिस ढंग से सीएम एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से तोड़ा गया, उसके बाद अजीत पवार को एनसीपी से तोड़ा गया, और ये जो खिचड़ी वाली सरकार है दरअसल इसमें लगातार और नेताओं को शामिल करने की गुंजाइश अभी तक बाकी रखी गई है। और इसी तमाम मामले पर समझेंगे कि अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े जो चेहरे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल के हों या फिर राष्ट्रीय पार्टी के हों, क्या ये तमाम मिलकर के इस आंदोलन का कोई राजनीतिक फ़ायदा उठा पाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के पक्ष में आंदोलन कतई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एनसीपी के विधायक की बात करें या फिर शिवसेना के विधायक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात करें, इन तमाम को निशाना बनाया जा रहा है। ख़ासतौर से अगर बीड़ ज़िले की हम बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण पवार ने इस्तीफा दे दिया। जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन वहीं से छिड़ा है और मनोज रजांगे उसी धरती से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो आप कह सकते हैं कि एक दबाव ज़रूर रहा होगा, और जिस वजह से उन्होंने सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी इस आंदोलन के समर्थन में अपने इस्तीफेनामे को सौंप दिया। 2 सांसद ऐसे हैं एकनाथ शिंदे गुट के जिन्होंने इसके समर्थन में अपना इस्तीफानामा सौंपा है, और एक एनसीपी के, कांग्रेस के भी विधायक है। तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन अपनी एक नई रूपरेखा तय करता हुआ नजर आ रहा है, और ये लोकसभा चुनाव से मात्र कुछ महीने पहले की बात है दर्शकों, क्योंकि 8-10 महीनों के बाद चुनाव का पूरा माहौल बनना शुरू होगा, और इससे पहले महाराष्ट्र में अगर ये राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसको भुनाने का पूरे तौर पर प्रयास किया जाएगा। आइए न्यूज़ रूम में सवाल लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर हमारे साथी जो पत्रकार हैं, जो यहाँ पर लगातार इस खबर को तराशते हैं, इनकी क्या राय है, और क्या
जो एक आप कह सकते हैं कि जो कदम उठाया गया है, जो एक लौ जलाई गई है, ये कहाँ तक पहुँचेगी? क्योंकि उद्धव गुट की बात करें तो वो लगातार इस पूरे पक्ष पर कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, इस पूरे मुद्दे को जो है गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मराठा मानुष की लड़ाई अगर किसी ने लगातार लड़ी है महाराष्ट्र में तो वो जो है शिवसेना पार्टी है, उद्धव ठाकरे गुट है। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के लगातार वो दावे आने वाले दिनों में भी करते नजर आएंगे। मेरे साथ राकेश जी न्यूज़ रूम में, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस आंदोलन को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और इसका खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना ज़्यादा असर जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये आंदोलन अब हिंसक भी होता चला जा रहा है। तो इसको अब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्टी का पक्ष या नेता के समर्थन में किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं नजर आता। देखिए अबरार जी, आपने एकदम ठीक बोला कि किसी नेता का पक्ष और समर्थन नज़र नहीं आ रहा। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जैसे मनोज जरांगे पाटिल नाम है उनका, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मांग है कि ओबीसी का हिस्सा बनाया जाए, यानी जितने मराठा लोग हैं उनको कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। कुणबी एक उपजाति है महाराष्ट्र में, वो दिया जाए, जिसको लेकर सरकार ने जो समिति बनाई थी वो अभी दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक उसका टाइमलाइन बढ़ा दिया है। कोई भी पार्टी, जो खास तौर पर आपका सवाल है कि कोई भी पार्टी जो उसमें खुलकर सामने नहीं आ रही है, कारण ये है कि कोई भी मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई में फंसना नहीं चाहता। अगर मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई होगी तो कई राजनीतिक दलों को इसमें नुकसान होगा और कोई भी राजनीतिक दल इस नुकसान के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप समझिए कि जो मराठाओं को अगर आरक्षण मिलता है तो राष्ट्रीय ओबीसी जो महासंघ है उसने पुरजोर विरोध किया है। तो अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जितने मराठा वोट है उतने ही वोट ओबीसी समुदाय के भी है, इसलिए कोई भी ये वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहता। ओबीसी और मराठा शिवसेना के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है। तो अगर खुलकर कोई मराठा के साथ आता है तो ओबीसी का नुकसान होगा और खुलकर ओबीसी के साथ आता है तो मराठा का नुकसान होगा। यही कारण है कि कोई पक्ष में नज़र नहीं आ रहा। और जैसे जिस तरीके से प्रदर्शन हिंसक हो रहा है खास तौर से बीड़ और धाराशिव के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर मांग उठती रही है, लेकिन अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में 19% का ओबीसी आरक्षण है। अगर ये आरक्षण और बढ़ाया जाता है तो लगभग 27% तक आप जा सकते हैं। तो अब फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर अभी मराठा को आपने आरक्षण दिया तो फिर विदर्भ में क्या आंदोलन नहीं होंगे ओबीसी के लिए? ठीक है, तो इस तरीके से सरकार चाहेगी कि इन सब चीज़ों से बचा जाए। हाँ, सरकार ने एक बात बोली है कि हम कुणबी जाति को एक नया प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अब वो जो नया प्रमाण पत्र है वो किस आधार पर होगा, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने बोला है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक जो डेडलॉक की सिचुएशंस है इसको कैसे दूर किया जाएगा? सवाल राजनीतिक ये रहेगा कि जिस ढंग से हमने देखा कि इस आंदोलन के दृष्टिकोण से जो है शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसके 2 सांसद, एक विधायक एनसीपी के, एक विधायक बीड़ जिले के लक्ष्मण पवार भाजपा के विधायक, इन तमाम ने इस्तीफा जो है दे दिया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टी के इसमें मिले जुले जो है विधायक सांसद शामिल है, तो इससे क्या कोई बड़ा परिप्रेक्ष्य नजर आ सकता है आने वाले दिनों में जो है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, या मात्र ये आंदोलन तक सिमट है? देखिए, ये जो आपने बताए ये अधिकतर लोग वो है जो मराठवाड़ा क्षेत्र के लोग हैं। तो मराठवाड़ा में ही हमेशा ये आंदोलन ज़्यादा सक्रिय रहा है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों पर अगर आएंगे तो वहाँ पे ओबीसी बहुल क्षेत्र हैं, जो नवी मुंबई और दूसरे जो क्षेत्र हैं। तो मराठवाड़ा से अभी इस्तीफा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये विधायक है, विधायक एक क्षेत्र तक जो सीमित है तो उनको वहाँ पर समर्थन भी चाहिए। तो वो एक समर्थन जताने का तरीका है। जब अगर आपको याद होगा कि गुजरात में पटेलों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन किया तो ये एक समर्थन जताने का लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मुझे जो लगता है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा कोई भी राजनीतिक दल लेने की सोचेगा नहीं, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल को, चाहे वो क्षेत्रीय शिवसेना हो या राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा या कांग्रेस हो, क्योंकि सभी को विस्तार और व्यापक वोट बैंक चाहिए।
बिल्कुल। तो देखिए, इस समय लगातार विपक्ष के लिए भी एक भूमिका जो है कठिन ये है कि शरद पवार विपक्ष के एक बड़े चेहरे, और जाहिर सी बात है कि ओबीसी वोट बैंक पर वो लगातार महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल होने के नाते अपने कब्जे को जो है जताते रहें, और जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई में वो जो है फंसने की ज़रा से भी कोशिश नहीं करना चाहेंगे। और इस समय यही कारण है कि आप देखिए कि मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो तमाम तरफ से देखने को मिल रही है, और मराठा आरक्षण के विरोध में ना तो खुलकर के कोई बोल रहा हो, ना ही समर्थन में उस ढंग से इसका जो है कोई साथ दे रहा। हालांकि कई ऐसा नेता रहे जो इस जो है आंदोलन का समर्थन करते हुए वहां पर जो है मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की, उनके जो है स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लिया। एकनाथ शिंदे ने भी उनको फ़ोन करके इस बारे में जो है पूछताछ की। मेरे साथ तुषार, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है, और क्या वाकई सीएम एकनाथ शिंदे को अब सरकार चलाने में कोई दुश्वारी जो है वो आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक मरहले में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोगों की सुरक्षा जो है वो लगातार जो है बढ़ाई जा रही है। जी देखिए, जिस तरीके से ये मराठा आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है, इसको देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज्य की सरकार जो है उसके हाथ से ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ सा नजर आ रहा है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर आंदोलनकारी हैं उन सबका यही कहना है कि जब तक राज्य सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। और हमने देखा कि ये आंदोलन जो है वो अब हिंसा का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर महाराष्ट्र के यहाँ पर हिंसा देखने को मिल रही है। कई एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो उनके कई नेताओं के जो घर है वो जला दिए गए हैं। तो इससे दिखाई दे रहा है कि कैसे महाराष्ट्र में इस समय जो है जो स्थिति बन रही है वो काफी चिंताजनक है, जिसको देखते हुए सुप्रिया सुले का भी ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनसे राज्य के गृह मंत्री होने के बाद उनसे राज्य नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बैकफुट पर हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे भी है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जरांगे हैं उनसे जब वो फोन पर बात करते हैं तो उनको सहमति देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ हैं। और साथ में उनका ये भी कहना है कि जितने भी सांसद हैं वो सब कैबिनेट में, जब मोदी कैबिनेट, सेंट्रल की कैबिनेट में जब जाएं तो उनके सामने ये मुद्दा उठाएं कि ये जो मराठा आरक्षण है इसका मुद्दा उठाओ, और अगर इसका असर उन पर नहीं पड़ता है तो सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो पूरा एक घटनाक्रम हम देख रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो आगे आने वाली राजनीति है उस पर इसका जरूर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और इस वक्त भी यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे जो है उनकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इससे जो है कहीं ना कहीं आहत होती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, खास तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है झड़प भी हो रही है, हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल शांति, यानी कि ये आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो नहीं पहुंच पाया। खासतौर से मालेगांव की बात करें या फिर बीड ज़िले की बात करें और जालना की बात करें, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर इसका जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता। और यही एक मुश्किल परिस्थिति है कि अगर कोई पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक रूप से कूदने की कोशिश करती है तो क्या वो इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उठा पाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे या फिर यहाँ पर जो है राज ठाकरे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, ये तमाम इसमें अगर चाहते तो अपना राजनीतिक फ़ायदा जो है वो साध सकते थे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो मात्र मौखिक समर्थन ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस आंदोलन में साथ जाकर के खड़े नहीं हो रहे हैं। तो प्रज्ञा जो है इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक फिजा जो है बदली है 2-3 वर्षों में, कई तरीके के उठापटक देखने को मिले, चाहे वो एमवीए सरकार का गिरना हो, महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे भाजपा की मिलीभगत से सरकार का बनना हो, या फिर उसके कुछ महीनों के बाद अजीत पवार का शरद पवार को धोखा देना हो, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। तो इससे क्या एक तरीके से जो है मैसेज आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता देती नजर आएगी, खास करके इस आंदोलन को लेकर के, कि क्या वाकई महाराष्ट्र में जो है एमवीए गठबंधन को कोई फ़ायदा हो सकता है, या फिर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इसको सहमति देकर या फिर इस पर कोई आश्वासन देकर और ज़्यादा अपने वोट बैंक को मजबूत कर जाए।
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस वक्त जो ताज़ा हालात है अबरार, तो देखिए उनसे ये समझ में आ रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर जो इस वक्त जंग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है, इसमें जो आंदोलनकारी हैं जिनकी मांगे हैं यहाँ पर मराठाओं के लिए आरक्षण की, तो इस वक्त वो पक्ष विपक्ष राजनीति नेता ये सब नहीं देख रहे। इन सब से परे हटकर जो कई सालों से ये मुद्दा कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई दिया। हर बार जो महाराष्ट्र की जनता को लगा कि इस बार जो सरकार आएगी वो शायद यहाँ पर मराठियों के लिए आरक्षण के बारे में सोचेगी, कोई फैसला लेगी, लेकिन इंतजार करते करते इतना समय हो गया कि अब महाराष्ट्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि खामोश रहने से कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए आप उनके इस आंदोलन में देखेंगे कि वो यहाँ पर पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देख रहे हैं। उनके रास्ते में जो भी नेता आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका घर आ रहा है, जिस भी पार्टी का कार्यालय आ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं आगजनी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, हिंसा का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर सत्ताधारी पार्टी के सांसद और विधायक इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और ये कहकर अपनी पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं कि जो मांग यहाँ पर की जा रही है वो सही है और हम इसका समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं एमवीए पूरी कोशिश करेगा जाहिर तौर पर कि यहाँ पर शिंदे से एक बार फिर से जो सत्ता है वो छीन ली जाए। लेकिन इस वक्त वोट बैंक से हटकर कहीं ना कहीं जनता के उस विश्वास को दोबारा हासिल करने की यहां पर जरूरत है, न केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस को बल्कि विपक्ष को भी। क्योंकि अगर बात करें एमवीए की तो शिंदे से पहले वही सरकार में थे, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अटकाने का काम किया और इसीलिए जनता का जो कह सकते हैं कि एक सब्र का बांध था वो टूट चुका है। और जाहिर तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र में जो एक आंदोलन की आंधी चल रही है और वो सब कुछ यहाँ पर बहा कर ले जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि क्या शिंदे और फडणवीस मिलकर इस आंदोलन को, इस हिंसा को रोक पाएंगे, तो देखिए प्रयास तो पूरा किया जा रहा है। विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने आज बयान जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आम जनता है वो आंदोलन को छोड़ दे, हिंसा को छोड़ दे, मांगे अपनी रखे, लेकिन जिस तरह से वो हर चीज को यहाँ पर आग के हवाले करते हुए नजर आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर गलत है। और महाराष्ट्र में ऐसा हमने पिछले साल भी देखा था, जब उद्धव ठाकरे से उनकी सत्ता यहाँ पर छीन ली गई थी, तब भी यहाँ पर हमने देखा शिवसेना दो गुटों में बट गई और जितने भी तमाम समर्थक थे वो भी कहीं ना कहीं ऐसा करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस वक्त ये बहुत कह सकते हैं अहम मुद्दा है और यहाँ पर सरकार को काफी सोच समझकर जनता की मांगों को ध्यान में रखकर इस मामले को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस पर राजनीति की गई तो अभी जो हालात है अबरार शायद आने वाले समय में वो और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल खास दिलचस्प बात यह है दर्शकों के मनोज जरांगे जो है उनका पॉलिटिकल कनेक्शन, राजनीतिक जुड़ाव उस तरीके का नजर नहीं आता है जिसके आधार पर कोई इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन की मजबूती है और जाहिर सी बात है कि इस समय खास तौर पर महाराष्ट्र में जो मिली जुली सियासत हम देख रहे हैं कई वर्षों से, ये इसके लिए भी एक कड़ी चुनौती है। देखते हैं कि आंदोलन आने वाले दिनों में किस रूप को जो इख्तियार करता है और इस पर खास तौर के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इसका हल किस ढंग से तलाशते नजर आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।